हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं 2021 में बीपीएससी द्वारा कराए गए पेपर को इस वीडियो में मैं शामिल किया हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में से पहले पार्ट 1 में मैंने 51 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है और इस वीडियो में मैं 52 प्रश्नों से आगे बढ़ूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग प्रश्न नंबर 52 को देखते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला ही प्रश्न हमारा स्क्रीन के सामने दिख रहा है। कह रहा है, सागरी लोहड़ता का मुख्य स्रोत है। क्या नदियाँ हैं, भूमि है, पवन है या ज्वालामुखी से निःसृत राख? तो आपको बताना है कि सागरी लोहड़ता का मुख्य स्रोत क्या है। तो दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 52 का ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नदियाँ इसका मुख्य स्रोत होती हैं सागरी लोहड़ता का। चलिए प्रश्न नंबर 53 देख लेते हैं। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? ठीक है दोस्तों, क्या बिहार में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब या हिमालय? ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 53 का आप लोगों को बताना है कि किन राज्यों में गन्ने का उत्पादन पैदावार सबसे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, बिहार और उत्तर प्रदेश का जो एरिया है यहाँ पर गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। चलिए 54 नंबर प्रश्नों को देख लीजिए दोस्तों। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है। क्या 25 पीपीटी है, 35 पीपीटी, 45 या 55? ठीक है दोस्तों, 54 नंबर का आपको बताना है। तो 54 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा दोस्तों, जो अरब सागर के पानी का औसतन खारा पानी है दोस्तों, वो है तो 35 पीपीटी होता है। ठीक है दोस्तों, कितना होता है? तो 35 होता है। चलिए प्रश्न नंबर 55 देख लेते हैं दोस्तों। इससे पहले मैंने 2017, 2020-22 में जो बीपीएससी द्वारा कराया गया है प्रश्न, उस सभी को मैंने 5-7 वीडियो में मैंने कंप्लीट कर इसी चैनल पे डाल दिया है। अगर दोस्तों अभी उस वीडियो का भी आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, जिससे कि आपकी परीक्षाओं में आसानी हो सके कि प्रीवियस ईयर में कैसे प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों, बीपीएससी द्वारा जितनी भी परीक्षाएँ कराई गई हैं 1992 से, सभी वीडियो को मैं परीक्षा से पहले पहले ज़रूर अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपको सहूलियत मिलती रहे परीक्षा में। चलिए प्रश्न नंबर 55 हमारा, दुमट्टी लोम मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? बालू कण, पांसु कण, चिकनी कण या सभी प्रकार के कण? यानी कि ऑप्शन डी कह रहा है कि तीनों में का होगा। तो 55 नंबर को आपको बताना है कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो जो दोमटी या लोम मिट्टी होती है दोस्तों, उसमें बालू के कण, पांसु कण और चिकनी कण सभी होते हैं। यानी कि तब हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जो सभी प्रकार के कण होते हैं इस मिट्टी में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न 56 है, विश्व में सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ठीक है दोस्तों, क्या भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन या रूस? ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि लोहे के उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर कौन सा देश है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या? चीन हो जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एल्युमिनियम का उत्पादन बताया था, जो कि 2017 का पेपर था, तो उसमें उसमें भी चीन ही आगे था। तो वर्तमान में भी चीन एल्युमिनियम में भी आगे ही है। ठीक है दोस्तों, शीर्ष पे कौन है? तो एल्युमिनियम के उत्पादन में चीन है और लोहे के उत्पादन में भी तो चीन ही है। चलिए प्रश्न नंबर 56 हो गया दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 57 को देख लेते हैं। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है कि दूसरा है, चौथा है, तीसरा है या पांचवा है? आपको बताना है कि जो 2011 का जनगणना हुआ था उसमें भारत की अपेक्षा बिहार राज्य का स्थान है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है? सभी लोग जानते हैं कि तीसरा स्थान हमारा है जनसंख्या में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? 1 अप्रैल 2010, 1 अगस्त 2010, 1 अक्टूबर 2010, 1 नवंबर 2010? अगर केवल ऑप्शन याद किए रहते 2010 तो देख लीजिए, महीने में आप कन्फ्यूजन जरूर हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 58 नंबर का आप बताइए कि क्या सही जवाब होगा। तो दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, 26वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 26वां संविधान संशोधन था। ठीक है दोस्तों, कब आया? तो 2010। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के कोर्ट मार्शल के किसी भी उच्च सदन के अदालत की सुनवाई कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि 59 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों बताइए क्या इसका सही जवाब हो जाएगा। तो 59 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। ये सर्वोच्च न्यायालय के पास शक्ति होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ये सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। बाकी इसका जो गठन हुआ था 1950 में, सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम न्यायालय होती है, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि इसमें ये नहीं कर सकते हैं उस सर्वोच्च न्यायालय। 60 नंबर की बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? आपको बताना है कि अनुसूचित जाति की संख्या सबसे अधिक है। चारों ऑप्शन देखिए दोस्तों, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या पंजाब। 60 नंबर प्रश्न का आप लोगों को बताना है कि 60 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों 60 नंबर जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनुसूचित जाति की संख्या सबसे अधिक कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी थी? ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि कितनी जनसंख्या उस समय थी। तो प्रश्न नंबर 61 आपको बताना है दोस्तों। तो उस समय हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए 829, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये बहुत पुराना हो जाएगा। फिलहाल के हिसाब से ये 2011 में प्रश्न किया गया था, तो 2001 को वो पूछ सकते हैं, लेकिन इस समय क्या आ गया है, तो 2024 आ गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न को आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। प्रश्न हमारा, राज्यसभा में होते हैं 280 सदस्य, जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? नहीं। 275 सदस्य, 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 250 सदस्य, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। अब आपको बताना है कि नीचे वाले में देख लीजिए 252 भी सदस्य हैं। तो 62 नंबर का आप लोगों को बताना है कि क्या सही होगा दोस्तों। तो क्या 252 सदस्य, जिनमें 12 सदस्य भारत के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? तो 12 सदस्य तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, लेकिन 250 सदस्य ही होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी सही हो जाएगा। 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य क्या होते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की थी? पंचायती राज की त्रिस्तरीय, पंचायती राज की द्विस्तरीय, पंचायती राज की एक स्तरीय, पंचायती राज की बहुस्तरीय। दोस्तों अशोक राज मेहता की बात किया जाए दोस्तों, तो इन्होंने द्विस्तरीय की सरकार की बात की थी। ठीक है दोस्तों, किसकी बात की थी, तो द्विस्तरीय की सरकार की बात की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। प्रश्न नंबर 64 है, प्रांतीय सरकार का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 अधिनियम, 1932 का अधिनियम, 1936 का अधिनियम या 1947 का अधिनियम। दोस्तों आपको बताना है कि 64 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों 64 नंबर प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा। 1935 का अधिनियम, जिससे प्रांतीय सरकार में जो 1937 में प्रथम चुनाव हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1935 का अधिनियम। चलिए 65 प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? 65 प्रश्न नंबर है हमारा कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। हमारा ऑप्शन क्या क्या है, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो 65 नंबर का आपको बताना है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। आपको बताना है दोस्तों, वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये कौन से क्रम की हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, समाजवादी, गांधीवादी, मिश्रित या स्वतंत्र। चलिए दोस्तों बताइए 66 नंबर प्रश्न का क्या सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो हमारे यहाँ पर विकासशील और विकसित दोनों है, तो मिश्रित, अरे सरकारी और पूंजीवादी दोनों है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगी। तो हमारा 66 नंबर प्रश्न का सी सही हो जाएगा दोस्तों। 67 नंबर में आपको बताना है दोस्तों कि भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग 12 अनुसूचियाँ, 371 अनुच्छेद, 21 भाग 11 अनुसूची, 372 अनुच्छेद, 20 भाग 7 अनुसूची या 381 अनुच्छेद, 23 भाग एवं 8 अनुसूची। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय संविधान में क्या शामिल है। तो दोस्तों जो आर्टिकल है 395, भाग कितने हैं, तो 22 हैं, सूचियाँ कितनी है, तो 12 है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वही संविधान सभा के गठन की बात किया जाए दोस्तों, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। वही वर्तमान में इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ उस समय मौजूद थी। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में संविधान में 22 भाग हैं, अनुच्छेद 395 और अनुसूचियाँ कितनी हो गई हैं, तो 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371 या अनुच्छेद 352। तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या, 352, अनुच्छेद 352 हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न हमारा कि
चल योजना के बारे में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। चालू वर्ष के लिए योजना वार्षिक बजट शामिल होता है। यह योजना जो 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है। तो 69 का आपको बताना है कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो बात करते हैं दोस्तों चल या रोलिंग योजना का आशय है कि प्रत्येक वर्ष की योजना पूरी योजना की आवर्ती योजना होती है। इस प्रकार की योजना अच्छाई यह होती है कि बदली परिस्थितियों के अनुसार प्रत्येक वर्ष की योजना को समायोजित किया जा सकता है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला ही सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 70 नंबर को देख लेते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया। कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। स्थिति को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। यह एक शुभ दिन था या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 70 नंबर का तो आप सभी लोग जानते होंगे कि कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया था, इसलिए 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाने का फैसला किया गया था। राज्य सरकारों के संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या राज्यपाल। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या? तो 71 नंबर प्रश्न का बी सही हो जाएगा। क्या? राज्यपाल। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों। भारतीय संविधान द्वारा भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950 में, 47 में, 1948 में या 1951 में? बताइए दोस्तों 72 नंबर प्रश्न का क्या सही जवाब हो जाएगा? योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसका स्थापना कब किया गया था? तो 1950 में किया गया है। वह इसकी योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के द्वारा कर दिया गया है। 72 के बाद चलते हैं हम लोग 73 की तरफ। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में घूमने में बसने की स्वतंत्रता या संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों। तो 73 नंबर का आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार प्रत्येक लोगों को, गैर नागरिकों को भी है। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लेखा एवं महालेखा परीक्षक को, लोकसभा स्पीकर को, संसद मामले के मंत्री को या भारत के राष्ट्रपति को। तो 74 का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा तो क्या हो जाएगा? 74 का लोकसभा के स्पीकर को लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। यानी कि तब हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 74 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 हमारा, खनिज क्या है? द्रव है, कार्बनिक ठोस है, गैस है या उपर्युक्त सभी है? तो 75 नंबर का आपको बताना है कि खनिज क्या होते हैं। तो दोस्तों ये क्या होते हैं? तो अकार्बनिक ठोस होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? तो अकार्बनिक ठोस होते हैं। 75 नंबर के बाद हम लोग 76 को देखते हैं। मानव अधिकार संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। कौन सा? सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या मकान का अधिकार। आपको बताना है कि कौन सा मानव अधिकार संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। तो 76 नंबर का जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, क्या है? शिक्षा का अधिकार। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 77 देख लेते हैं। कौन सा सही नहीं है? धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है दोस्तों। 77 नंबर प्रश्न का आप लोगों को बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो धन विधेयक होती है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है? तो सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि इसमें क्या दिया गया है? तो राज्यसभा। तो यही हमारा एक गलत हो जाएगा। और बाकी जो लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा में 14 दिनों के भीतर वो विधेयक को पारित करना होता है, अन्यथा वह स्वतः पास माना जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? खनिज यौगिक में, खनिज मिश्रण में, प्राकृतिक तत्व में या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। तो 78 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों कि क्या हो जाएगा। तो 78 नंबर का जो प्राकृतिक तत्व है वो एक ही परमाणु के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए 2011 का जनगणना में फोटो, उंगली के निशान और आँख की पुतली की प्रतिचित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? ठीक है दोस्तों। आपको बताना है कि फोटो, उंगली के निशान, आँख की पुतली के प्रतिचित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु। तो 79 का क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको बताना है कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा 15 वर्ष हो जाएगा। कितना वर्ष था दोस्तों? तो 15 वर्ष था। खाने का नमक
NaCl किससे बनता है? कमजोर अम्ल क्षार से, मजबूत अम्ल मजबूत क्षार से, कमजोर अम्ल मजबूत क्षार से, या ऑप्शन नंबर डी मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 80 नंबर का आप लोग बताइए दोस्तों कि क्या हो जाएगा। तो जो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से मिलकर सोडियम क्लोराइड बनता है, क्योंकि सोडियम और क्लोराइड दोनों मजबूत मजबूत अम्ल और क्षार हैं। क्लोरीन पे माइनस रहता है। चलिए 80 के बाद हम लोग 81 की तरफ बढ़ते हैं। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम के बदलाव से, जीन के मिश्रण से, या उपरोक्त में से सभी। आपको 81 नंबर का बताना है कि दोस्तों कि जीन का आनुवंशिक विचरण कैसे होता है। तो जो उपयुक्त में से सभी, जीन के सम्मिश्रण से भी होता है, क्रोमोसोम के बदलाव से भी होता है, जीन के मिश्रण से भी होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी, यानी कि 81 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 82 है, थोड़ा सा लेंदी है। बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? 6, जिसमें आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर में है। 5, आदित्यपुर, बोकारो, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं पटना। 7, आदित्यपुर, बोकारो, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, रांची तथा भोजपुर। और हमारा ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि 4 यथा आदित्यपुर, मुजफ्फरपुर, भोजपुर एवं खगड़िया में। ठीक है दोस्तों, तो 82 नंबर का आप लोगों को बताना है कि औद्योगिक विकास क्षेत्र कहाँ पर है और कितने हैं। तो 82 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो बिहार राज्य की, तो उसमें 6 हैं। और कहाँ कहाँ है? तो हमारा देख लीजिए, आदित्यपुर में है, बोकारो में है, पटना में है, रांची में, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है। चलिए 82 नंबर के बाद 83 नंबर को देख लेते हैं। हमारा कह रहा है कि पौधे जो नमयुक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहते हैं? जो नमयुक्त मिट्टी में उगते हैं, क्या जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट या सैक्यूलेंट? तो 83 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों कि क्या सही हो जाएगा। जो नमयुक्त मिट्टी में उगते हैं तो उनको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो हाइलोफाइटा बोलते हैं। नमयुक्त, जो पानी में उगते हैं तो उनको हाइड्रोफाइटा, तब क्या हो जाता है? हाइड्रोफाइटा। और जो शुष्क जगहों पर तो वो जीरोफाइटा हो जाते हैं। नमयुक्त वाले को हाइलोफाइटा बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2G स्पेक्ट्रम में जी का क्या मतलब है? जी किसके लिए होता है? ठीक है दोस्तों, क्या ग्लोबल के लिए, गवर्नमेंट के लिए, जनरेशन के लिए, या गूगल के लिए? तो 84 नंबर का सी सही हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा वहाँ पर? जी क्या होता है? तो जनरेशन को बताता है। जी किसको बताता है दोस्तों? तो जनरेशन को बताता है। बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो निरोधमुखी इकाइयों की स्थापना की दिल्ली अपेक्षित उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधा के आधार पर ध्यान देती है। क्या इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट IID, या इंस्पोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्ड ऑपरेटर ट्रांसफ़र, या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क? ठीक है दोस्तों, तो अब 85 नंबर का आप लोगों को बताना है कि क्या जवाब हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो कह रहा है एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, ये हो जाएगा इसका सही जवाब 85 नंबर का। चलिए 86 नंबर देख लेते हैं। संभावनी पौधों में पानी ऊपर कैसे जाता है? फ्लोएम टिश्यू किसके द्वारा, या पैरेन्काइमा टिश्यू, मेरिस्टस, या जाइलम टिश्यू के द्वारा? तो 86 नंबर का सभी लोग जानते हैं कि जो पौधों में पानी ऊपर जाती है तो किसके द्वारा? तो जाइलम के द्वारा। तो जाइलम टिश्यू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 87 नंबर पर्यावरण किससे बनता है? जैवीय घटकों से, भू आकृतीय घटकों से, अजैव घटकों से, उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। बिना समय गवाए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी, जिसमें जीव, अजैव और भू आकृतीय घटकों से संबंधित सभी होते हैं। किसके प्रयत्नों से बिहार क्रांति कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? गोखले के द्वारा, श्री दीप नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। तो दोस्तों आपको बताना है कि क्रांति कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था और किसके द्वारा हुआ था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दीप नारायण सिंह। 1909 का में वह अधिवेशन भागलपुर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन इनके दीप नारायण सिंह के अथक प्रयासों से दूसरा प्रांतीय सम्मेलन हुआ था। पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तना, शाखा, पर्ण, या जड़? ठीक है दोस्तों, 79 नंबर का आप लोग बताइए कि पौधों कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो 89 नंबर प्रश्न का जो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, तो पर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पर्ण इसका सही, यानी कि पत्तियां हो जाती हैं। 90 नंबर हमारा प्रश्न है, बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? पटना, गया, हाजीपुर, या मुजफ्फरपुर? 90 नंबर का आप लोगों को बताना है कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो इसका जो भवन कहाँ पर है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए पटना सही हो जाएगा दोस्तों। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? तो पटना में इसका सही जवाब हो जाएगा।
हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ठीक है दोस्तों, 91 नंबर प्रश्न का आप लोगों को बताना है कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का जो 16वां अधिवेशन वर्ष 1921 में संपन्न हुआ था। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था? तो 1921 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। कह रहा है 92 नंबर प्रश्न, भ्रूण किसमें मिलता है? फूल में, पर्ण में, बीज में या कली में? ठीक है दोस्तों, तो भ्रूण किसमें मिलेगा आप लोगों को 92 नंबर का बताना है। तो भ्रूण आप लोग जानते ही होंगे कि बीज में पाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, कहाँ पाया जाएगा? तो बीज में पाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 93 नंबर, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? कृषि समृद्धि, भारी उद्योग, बाढ़ या सूखा के लिए? तो उत्तर बिहार जानते ही है सभी सूखे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो सूखे के लिए प्रसिद्ध है। नहीं, आप लोग कन्फ्यूजन है, सूखे के लिए नहीं। उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश नहीं, जो बिहार का जो उत्तरी एरिया है वो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, सूखे के लिए नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 93 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डाउट में मत रहे। उत्तर बिहार जो है बाढ़ हेतु प्रसिद्ध है। कोसी नदी के कारण यह स्थिति उत्पन्न होती है और यही कारण है कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण होता है क्या? प्रकाश संश्लेषण होता है आपको बताना है दोस्तों। न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, पायरोक्सी में या क्लोरोप्लास्ट में? 94 नंबर का आप लोगों को बताना है कि क्या सही जवाब होगा दोस्तों। तो 94 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। सभी लोग जानते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो क्लोरोप्लास्ट में ही होगी। ठीक है दोस्तों, केमन होगी? तो क्लोरोप्लास्ट में। चलिए 94 हो गया हम लोग। अब 95 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न हमारा 95 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? औरंगाबाद, सासाराम, मोहनिया, पटना? ठीक है दोस्तों, 95 नंबर का आप लोगों को बताना है राष्ट्रीय राजमार्ग इन चारों ऑप्शन में से किसके रास्ते पर नहीं है? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी, पटना इस पर स्थित नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण, प्रबंधन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो दोस्तों भारत सरकार द्वारा होती है। और इसका नियंत्रण कौन करता है? तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो NH2 है वो पटना पर स्थित नहीं है। चलिए, भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH7 है। कौन है दोस्तों? तो NH7 है जो राष्ट्रीय राजमार्ग में सबसे बड़ा है। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रणाली का कार्य, प्रणाली का विकास, प्रणाली की स्वकोषीय क्रिया या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 96 नंबर का आप लोगों को बताना है कि क्या सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर जो प्रणाली की स्वकोषीय क्रिया है वो सहज प्रणाली के परिवर्धन के अंतर्गत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर को देख लेते हैं। बिहार में निम्नलिखित द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं? केवल इंडियन एयरलाइंस, केवल सहारा एयरलाइंस, केवल रॉयल नेपाल एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस, सहारा और रॉयल्स नेपाल, तीनों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि बिहार में किसके द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। 97 नंबर का आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों बिहार में जो इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस एवं रॉयल्स नेपाल एयरलाइंस की विमान सेवाएं उपलब्ध कराई गई थी 2011 के अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। और आपको बताना इस समय कौन कौन सी है। चलिए 98 देख लेते हैं। जीनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? मेंडल का, जैव विकास का, DNA का या आनुवंशिकता और विचरण का? ठीक है दोस्तों, 98 नंबर का क्या सही जवाब हो जाएगा दोस्तों? जीनेटिक्स। तो ये जो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? तो आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन करता है। चलिए आगे बढ़ते। योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रतिशत का आकलन किया था। क्या 55% थे, 65 थे, 45 थे या 35 थे? ठीक है दोस्तों, तो 99 प्रश्न का क्या सही जवाब हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या 35 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितने प्रतिशत? तो 35% थे। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक हैं? बाबूजी प्रसाद, बाबूराम प्रसाद, गोपाल प्रसाद या महेश्वर प्रसाद? ठीक है दोस्तों, 100 नंबर का आप लोगों को बताना है कि बिहारी के संपादक कौन थे जो पत्रिका थी? तो दोस्तों बाबू गोपाल प्रसाद थे। ठीक है दोस्तों, कौन थे? तो बाबू कौन सा? नहीं, महेश्वर प्रसाद सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 100 नंबर प्रश्न का? डी, बिहारी के संपादक कौन थे? तो बाबू महेश्वर प्रसाद थे। चलिए 100 नंबर के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग 101 देखते हैं। इसमें पूरे प्रश्नों को देख लेते हैं आज हम लोग। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन या उपयुक्त में से सभी? तो 101 जो है दोस्तों जो मेंडल का है वो लैंगिक जनन पर आधारित है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिहार में यद्यपि जमींदारी सर्वाधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया।
मध्यम जाति के हिंदू, अनुसूचित जाति के हिंदू, प्रधान जाति के हिंदू या अनुसूचित जाति के हिंदू के हाथों में रह गया। आपको बताना है कि 102 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सभी जानते होंगे प्रधान जाति के हिंदू के पास भू नियंत्रण और सामाजिक अधिकार उनके हाथों में रह गया था। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? मुरली भराहुआ, मुरली भीत के, मुरली धीर के या मुरली खेर के? ठीक है दोस्तों, तो 103 का आपको बताना है। तो ये मुरली भराहुआ के थे। कहाँ के थे दोस्तों? तो मुरली भराहुआ, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। और इनके चंपारण सत्याग्रह हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित करने पर महत्वपूर्ण योगदान दिया था इन्होंने। ठीक है दोस्तों, इन्होंने ही गांधी जी को बिहार आने के लिए आमंत्रित किया था 1916 के लखनऊ के अधिवेशन में। श्री नवारचंद दास गुप्ता थे कहाँ से? पटना से, पुरुलिया से, हाजीपुर से या मीनापुर से? ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि 104 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? पुरुलिया से थे। कहाँ से थे दोस्तों? तो पुरुलिया से थे। चलिए आगे। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था? बिहार, उड़ीसा, बंगाल, पंजाब, मद्रास? ठीक है दोस्तों, तो 105 का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको बताना है। तो 105 का जो हमारा ऑप्शन नंबर, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर के पद से त्यागपत्र दे दिया था। प्रश्न नंबर 106 2005 के निर्वाचन की तुलना में बिहार, इसको आप छोड़ दीजिए, ये 2011 में पूछा गया था ना, तो उस हिसाब से उस समय से प्रश्न है कि उस समय कितने सीट पाया गया था जदयू के द्वारा, बीजेपी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, किन राज्यों ने, राज्य सरकार ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% तक कर दिया था? चलिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान? ठीक है दोस्तों, या बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, या बिहार, मध्य प्रदेश, केरल, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों 7 नंबर का जो प्रश्न है 107 का, वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण जो है 50% तक कर दिया है।